जगत मेहरा ने चारों बोतलें उठाई और उन्हें हिलाया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि पाउडर में कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है, उसने उन्हें एक गत्ते के डिब्बे में रखा और सुरक्षित रख दिया। फिर उन्होंने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा। हालांकि एक कैमरे से 4 बोतलों की रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन रेड राइस मोबाइल फोन का प्रदर्शन बुरा नहीं था। कम से कम चारों बोतलों में होने वाली परिवर्तन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई थी। उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। अगर उन्हें भविष्य में कोई भरोसेमंद शोधकर्ता या संस्था मिल जाती है जिसके साथ वे सहयोग कर सकें, तो वे पहले इन चीजों को परीक्षण के तौर पर सामने रखेंगे। अपने उत्परिवर्तन को छिपाने के लिए वो पहले दूसरों को यह पता लगाने में मदद करने देता था कि वो धूसर पाउडर क्या था। खैर, जगत मेहरा के वर्तमान ज्ञान के स्तर के साथ वो ये नहीं समझ सकता था कि बोतलों में मौजूद शरीर के ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक साधारण ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं थी। अन्य बातों के अलावा मांस में मौजूद पानी, लार और खून कहाँ गए? कांच की दीवार पर जलवाष्प नहीं थी। क्या वह भी H और O परमाणुओं में टूटकर धूसर पाउडर में स्थिर रूप से समाहित हो गई थी? इसके अलावा महज 10 मिनट में हुई तीव्र प्रतिक्रिया के कारण बर्तन के तापमान में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। पेशेवर उपकरणों और पर्याप्त प्रासंगिक ज्ञान के बिना जगत मेहरा केवल अपने अवलोकन के आधार पर ही अनुमान लगा सकता था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शरीर के ऊतक बाहरी वातावरण में लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। लगभग 15 मिनट बाद वे भूरे रंग के पाउडर में बदल जाते। मृत्यु के बाद शव के साथ भी यही होने की आशंका थी। जगत मेहरा ने पहले एक प्रयोग किया था। अगर वह शरीर से निकलने के 5 मिनट बाद खरगोश का खून पीता तो उस पर उसका असर काफी कम हो जाता। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि जानवर के रक्त में कोई विशेष संरचना या ऊर्जा हो सकती है। उन्होंने इसे अस्थायी रूप से Z नाम दिया। शरीर से रक्त निकलने और बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के बाद Z तेजी से समाप्त हो जाएगा। जगत मेहरा या अन्य उत्परिवर्तित जीवों के पाचन तंत्र में उत्परिवर्तन हुआ था। वे जानवर के रक्त से Z को अवशोषित कर सकते थे और Z ही उनके शरीर के उपभोग, ऊतक पुनर्निर्माण, उत्परिवर्तन और विकास का मुख्य कारण था। शरीर के ऊतकों के शरीर से बाहर निकलने के बाद Z भी समाप्त हो गया। अन्य जानवरों के रक्त के विपरीत Z को खोने के बाद उसकी दिखावट में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उत्परिवर्तित जीवों के शरीर के ऊतक Z पर आधारित थे, इसलिए Z खोने के बाद वे जल्दी से ढह जाते और धूसर पाउडर में विघटित हो जाते। इससे जगत मेहरा के मन में ये चिंता पैदा हो गई कि अगर एक दिन उसके शरीर में Z ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं बचा, तो उसका पूरा शरीर ढह जाएगा और चूर्ण में बदल जाएगा। इसलिए पाउडर की संरचना का पता लगाने से उसे अपने अनुमान की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। दोपहर 3:20 बजे कंप्यूटर के सामने विभिन्न प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, वीडियो और तस्वीरों को व्यवस्थित कर रहे जगत मेहरा को अचानक अपने शरीर के निचले हिस्से से भूख का एहसास हुआ। उसने कुशलतापूर्वक विभिन्न दस्तावेजों को पैक किया, एन्क्रिप्ट किया और छिपा दिया। फिर उठा और रसोई की ओर चल दिया। रसोई में पिंजरों में बंद चारों खरगोशों ने अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जगत मेहरा ने उन पर एक नजर डाली और बाकी बचे 4 खरगोशों के पास जाकर उनमें से 3 को बाहर निकाल लिया। पहले वह एक बार में केवल एक खरगोश का खून पीता था और जानबूझकर खून की मात्रा को नियंत्रित करता था, लेकिन पिछली बार खरगोश का खून पीने के बाद भी उसे बहुत भूख लगी। फिर 32 घंटे सोने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में पर्याप्त खून नहीं पिया था। मूल रूप से उनकी योजना के अनुसार उन्हें 1 या 2 खरगोशों से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन इस बार वह प्रयोग करना चाहता था और यह देखना चाहता था कि क्या उसके द्वारा पिए गए रक्त की मात्रा बढ़ाने से उसकी नींद का समय कम हो जाएगा। इसलिए उसने एक साथ 3 खरगोशों का खून पीने की तैयारी की। उसने कुशलतापूर्वक खरगोशों को मारा, खून को एक मापने वाले कप में डाला और जल्दी से पी लिया।
इस बार उसने कुल 450 मिलीलीटर खून पिया। इसके बाद जगत मेहरा ने दिन का अपना तीसरा प्रयोग शुरू किया। उसने रसोई की मेज पर रखी थाली से एक छोटा सा पत्थर उठाया। ये सजावटी पत्थर थे जो उसने आज फूल और पक्षी बाजार से खरीदे थे। हर पत्थर नाखून के आकार का था। उसने इन सभी पत्थरों को उबलते पानी से धोया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ये पत्थर निगलने थे। जी हां, उनका तीसरा प्रयोग उस अनुमान की पुष्टि करना था जो गहरे पहाड़ों में स्थित विशाल उल्लू के घोंसले से उभरा था। वो ये देखना चाहता था कि क्या उल्लू द्वारा अपने पेट में निगले गए पत्थर खून पीने के बाद आने वाली नींद को रोकने में उसकी मदद कर सकते हैं। जगत मेहरा ने सिर्फ एक पत्थर निगला। हालांकि पत्थर छोटा था, लेकिन निगलने की प्रक्रिया बेहद असहज थी। उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि कोई कठोर वस्तु उसकी ग्रासनली से नीचे जा रही है। 10 मिनट से भी कम समय में जगत मेहरा के पेट में गड़बड़ होने लगी। उसे मतली महसूस हुई और वो पत्थर को थूकना चाहता था। लेकिन जगत मेहरा ने पाया कि वह वास्तव में मतली को दबा सकता था। ये अन्य खाद्य पदार्थों को खाने के बाद होने वाली मतली और उसे दबाने में होने वाली कठिनाई जैसा नहीं था। लेकिन पथरी उसके पेट में ही अटकी रही, जिससे उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे अपने पेट में समय समय पर होने वाली हलचल भी साफ महसूस हो रही थी, मानो वो उससे जोर जोर से विरोध कर रहा हो। लेकिन चमत्कारिक रूप से, शायद इसलिए कि उसके पेट की परेशानी ने उसके शरीर की सतर्कता को प्रभावित किया, रक्त पीने के बाद जगत मेहरा की नींद में काफी कमी आई। दोपहर 3:30 बजे खून पीने के बाद से लेकर शाम 7:45 बजे तक जगत मेहरा को नींद नहीं आई। पिछली बार जब उसने नींद के प्रति अपने प्रतिरोध का परीक्षण किया था, तो लगभग 1.5 घंटे बाद ही वो कुछ हद तक बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। उसे ये भी याद नहीं था कि वो कैसे सो गया था। लेकिन अब 4 घंटे बीत चुके थे। जरूरत पड़ने पर वह और भी देर तक डटे रह सकते थे। लेकिन उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी क्रूरता भी झलक रही थी, क्योंकि उसके पेट में सचमुच बहुत बेचैनी हो रही थी। हालांकि इससे उसका पिछला अनुमान सही साबित हुआ कि विशाल उल्लू ने पत्थर निगल लिया और सोने के लिए अपने घोंसले में लौट आया। फिर भी उसने फैसला किया कि यह केवल अंतिम उपाय के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आम तौर पर वो खून पीने के बाद सो जाता था। उसके पेट में पथरी के मठने का एहसास वास्तव में बहुत दर्दनाक था। वह 4 घंटे तक पत्थर निगलने के बजाय अपनी जांघ से मांस के 2 और टुकड़े काटना ज्यादा पसंद करेगा। 7:58 बजे जगत मेहरा ने पहल करते हुए पत्थर को थूक दिया और फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। 18 अगस्त की शाम 9:14 बजे जगत मेहरा बिस्तर से उठा और अपने फोन पर टाइमर देखा। उसने पुष्टि की कि उसकी नींद का समय अभी भी लगभग 25 घंटे था। उसने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। उसने यूं ही मिस्ड कॉल पर नजर डाली। 6 मिस्ड कॉल में से 4 अज्ञात नंबरों से थी और संदेह था कि वे विज्ञापन के नंबर थे। बाकी 2 कॉल ऑफिसर चेन की थी। अधिकारी चमन उसे क्यों ढूंढ रहे थे? जगत मेहरा असमंजस में था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने ऑफिसर चेन को वापस फोन किया। ऑफिसर चेन का नंबर डायल करने के बाद फोन 2 बार बजने के बाद ही उठा लिया गया। आप कहां चले गए थे? आपने मेरे व्हाट्सएप संदेशों का जवाब नहीं दिया और मेरा फोन भी नहीं उठाया। जगत मेहरा ने ऑफिसर चेन के लहजे को सुना। वो गुस्से में नहीं, बल्कि उलझन में लग रही थी। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने बहाना बनाकर जवाब दिया, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया था। मैं पहाड़ों में हूं और यहां नेटवर्क नहीं है। क्या बात है, ऑफिसर चेन? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? अधिकारी चमन ने कहा, वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी गई है। यहां आकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि करें। जगत मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी उसे याद आया कि जब उसने उस गोरी लड़की को सड़क पर पकड़ा था तो उसे इनाम मिला था।
उसे याद नहीं था कि इनाम 10,000 था या 20,000। मुझे अब याद आया, पिछली बार स्टेशन पर क्या आपने मेरा बैंक खाता नंबर नहीं छोड़ा था? मेरे पास आपका बैंक खाता नंबर है, लेकिन आपको अपनी पहचान की पुष्टि के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए थाने आना होगा। संक्षेप में, कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। मैं सीधे आपको पैसे हस्तांतरित नहीं कर सकता। आप कब खाली हैं? स्टेशन आ जाइए, मैं इसे जल्दी से करवा दूंगा। तो फिर कल सुबह कैसा रहेगा? ठीक है, जब आप आ जाएं तो मुझे फोन कर देना। अगर मैं यहां नहीं हूं तो मैं अपने किसी सहकर्मी को आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। पुष्टि करने के बाद जगत मेहरा हिचकिचाया कि क्या वो कुछ और कहे और अधिकारी चमन के कामकाज के बारे में पूछे। अधिकारी चमन ने पहले कहा, बस इतना ही। वैसे आप आजकल रात में गश्त नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं, नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं रात में अपने पड़ोस में ही दौड़ भाग करूंगा। जगत मेहरा के पसीने छूट गए। ऑफिसर चेन को अब भी चिंता थी कि कहीं उसके मन में सुपर हीरो और स्वयंसेवी पुलिस अधिकारी बनने का विचार न आ जाए। दरअसल अब वह सड़कों पर गश्त नहीं कर रहा था, उसने पहाड़ों पर गश्त करना शुरू कर दिया था। खैर, जिन एकांत पहाड़ों और झीलों पर वह गया था वे बहुत ही दूरस्थ थे और वहां कोई कैमरा नहीं था। अधिकारी चमन ने आगे कहा, भविष्य में अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो सबसे पहले पुलिस को फोन करना याद रखें। अगर आपको पक्का नहीं पता कि पुलिस को फोन करना है या नहीं, तो मेरे पास व्हाट्सएप और फोन नंबर है, आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं। हीरो बनने की कोशिश न करें। जी हां, जी हां, चिंता मत कीजिए ऑफिसर चैन। अगर कुछ भी हुआ तो मैं पुलिस को जरूर फोन करूंगा। पिछली 2 बार, 3 बार मैंने पहले पुलिस को ही फोन किया था। जगत मेहरा ने यह बात ईमानदारी से कही। उसे दूसरों के मामलों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक नेक मकसद के लिए बहादुरी से काम करने का उनका वीडियो अभी भी इंटरनेट पर घूम रहा था, जिससे उन्हें सिर दर्द हो रहा था। फोन रखने के बाद जगत मेहरा ने व्हाट्सएप खोला और उसमें कई अपठित संदेश देखे, जिनमें ऑफिसर चेन के 3 संदेश भी शामिल थे। ग्रुप चैट में अधिकतर संदेशों का मोड डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट था। उसने अपने माता पिता के साथ मौजूद 3 लोगों पर बस एक नजर डाली, अपनी मां की चिंता का जवाब दिया और बताया कि उसे कोई जवाब क्यों नहीं मिला। उसने रश्मि सिंह द्वारा भेजा गया एक और संदेश देखा। यह संदेश पिछली रात भेजा गया था, शायद उसके सोने के कुछ ही समय बाद। द रॉक सेंसेई, आप हाल ही में जिम क्यों नहीं गए हैं? जिम के कोच जतिन और बॉक्सिंग क्लब के कोच यमन मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि उन्हें लगता था कि इस समय उनके लिए प्यार में पड़ना उचित नहीं है और वे अन्य लोगों के साथ बार बार और घनिष्ठ संपर्क नहीं रखना चाहते थे, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि रश्मि सिंह का व्यक्तित्व काफी अच्छा प्रतीत होता था। कुछ मौकों पर उसे लगा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया या ठंडा जवाब दिया तो इससे वह नाराज हो जाएगी और उससे संपर्क करना या बात करना बंद कर देगी। आखिरकार रश्मि सिंह की खूबसूरती और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके पीछे पड़ने वाले लोगों की संख्या तो होगी ही, वो अपने दोस्तों के बीच सितारों से घिरी चांद जैसी होगी। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उसकी बार बार की गई सुलह की पेशकश को अनदेखा या ठुकरा देंगे। जगत मेहरा ने कुछ देर सोचा। अगर वह पूछता, क्या तुम वहां हो? इतना अहम संदेश था कि वो इसे भूल ही जाता। फिर भी उसे लगा कि उसे इस संदेश का जवाब देना ही चाहिए, जो साफ तौर पर उसके बारे में चिंता जता रहा था। आखिरकार रश्मि सिंह का परिचय प्रदीप भाटी ने ही करवाया था। उसके संदेश का जवाब न देना असभ्यता होती, हालांकि उसने पहले जानबूझकर जवाब नहीं दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने संदेश देखा ही नहीं था। इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा हूं। आपका क्या हाल है? क्या आपका टखना ठीक हो गया है? जगत मेहरा द्वारा संदेश का जवाब देने के बाद वो उठा और अपने रक्त और लार से इंजेक्ट किए गए 4 खरगोशों की स्थिति की जांच करने की तैयारी करने लगा।
हालांकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि संदेश भेजने के 3 सेकंड से भी कम समय में जवाब मिल जाएगा। उसने फोन उठाया और उसे देखा। वाकई यह रश्मि सिंह का संदेश था। लानत है, शिक्षक द रॉक। क्या नेटवर्क में देरी इतनी गंभीर है? आपको जवाब देने में पूरा 1 दिन लग गया। फिर दूसरा संदेश आया। तबीयत ठीक नहीं। क्या मुझे वापस लाते समय आपको लू लग गई थी? फिर तीसरा संदेश आया। क्या ये गंभीर है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया और दवा ली? चौथा संदेश तुरंत बाद आया। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम अभी भी बीमार हो? जगत मेहरा ने फोन पकड़ रखा था और एक के बाद एक आ रहे संदेशों को देख रहा था। वो रश्मि सिंह की टाइपिंग की गति देखकर दंग रह गया। या फिर यह स्पीच रिकॉग्निशन का कमाल था? जगत मेहरा ने तुरंत जवाब दिया, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन शायद कुछ समय तक जिम नहीं जाऊंगा। वैसे क्या कोच जतिन और बाकी लोगों ने बताया कि वे मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रश्मि सिंह, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं। रश्मि सिंह, तुम्हारे शरीर में क्या खराबी है? कविता एक दवा कंपनी में काम करती है। वह बाजार में आई कई नई दवाएं मंगवा सकती है। अगर आपको सर्दी जुकाम जैसी कोई बीमारी है तो आप इसे आजमा सकते हैं। यह देखकर कि कविता बंसल वास्तव में एक दवा कंपनी में काम करती है, जगत मेहरा की दिलचस्पी बढ़ गई। कविता किस दवा कंपनी में काम करती है? क्या वह शोध में शामिल है? इस बार रश्मि सिंह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप उससे खुद पूछ सकते हैं। क्या आपको दवा कंपनियों में दिलचस्पी है? जगत मेहरा ने जवाब दिया, मुझे चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी में थोड़ी रुचि है। हाल ही में मैं एक ऐसी परियोजना के बारे में सोच रहा हूं जिसमें ये क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। रश्मि सिंह, तो 2 दिन बाद मेरे घर महजों खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हमारे साथ एक मेडिकल विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त छात्र भी होगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं। जगत मेहरा थोड़ा झिझका। हालांकि सोचने के बाद उसे लगा कि ये तो सिर्फ महजों का खेल है, खाना नहीं। इसे आसानी से निपटाया जा सकता है और इससे उसकी विचित्रता जाहिर नहीं होगी। वास्तव में मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारी चैट हिस्ट्री देखना चाहती हूं। कविता बंसल को शक हुआ। वो फोन पर बात कर रहा है। आपने कब फोन किया था? क्या मैं कॉल रिकॉर्ड देख सकता हूं? रश्मि सिंह हार गई। उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी हां, मैंने ही उनसे पहले संपर्क किया था। परसों जब हम योगा कर रहे थे तब सिस्टर यामिनी ने बताया कि जिम के कोच जतिन और बॉक्सिंग क्लब के कोच यमन उनसे मिलना चाहते हैं। मैं बस उनकी तरफ से संदेश पहुंचा रही थी। इसे काट दें। जिम के पास उसकी संपर्क जानकारी कैसे नहीं हो सकती? अगर उसे सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन करना है तो उसने अपना फोन नंबर जरूर दिया होगा। कविता बंसल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नाना, जाहिर है उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। रश्मि सिंह ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। जाहिर है उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूं। मैं बस उत्सुक हूं। क्या तुम पहले उत्सुक नहीं थी? तुम कहती रहती थी कि वह रहस्यमय है और मुझसे कहती रहती थी कि मैं उसे डेट पर जाने के लिए कहूं। तुमने ही तो लाओ शिया को उससे मिलने और साथ में ताश खेलने का सुझाव दिया था। खैर, हम तो बस आम दोस्त हैं। जब हम खाली नहीं होते तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जब हम खाली होते हैं तो साथ में समय बिताना हमारे लिए स्वाभाविक है। पहले मैं खाली नहीं था, लेकिन अब मैं खाली हूं। ये सच है। मुझे पहले उसके बारे में वाकई बहुत जिज्ञासा थी, खासकर जब हम साथ में हाइकिंग पर गए थे। लेकिन वह तुम्हें बार बार मना करता रहा और तुम्हें हर बार उसे आमंत्रित करने की पहल करनी पड़ती थी। मुझे लगा कि यह तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं था। चूंकि हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं, इसलिए इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है
कि कौन पहल कर रहा है और कौन निष्क्रिय है। यह चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि यह सार्थक है या नहीं। क्या किसी काम के लिए मना करना स्वाभाविक नहीं है? किसी पर भी हर समय उपलब्ध रहने का कोई दायित्व नहीं है। लाओ शिया तुम्हारी चचेरी बहन है। जब तुम छोटे थे तो अक्सर एक ही कमरे में सोते थे। अब जब तुम उसके साथ समय बिताना चाहते हो तो हमेशा पहल करके उसे डेट पर जाने के लिए पूछते हो, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हो। कविता बंसल ने उसे अजीब नजरों से देखा। पिछली बार जब वो तुम्हें हाइकिंग से वापस ला रहा था तो मैंने तुमसे उसे डेट पर ले जाने के लिए कहा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि शायद हम भविष्य में एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे? क्या आपको वाकई यकीन है कि आप उसे पसंद नहीं करते? रश्मि सिंह ने अपनी आंखें घुमाई। कितनी बार मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, तब जाकर तुम मेरी बात मानोगी? मैंने उसे तुमसे सिर्फ एक बार ज्यादा देखा है और हमने व्हाट्सएप पर भी ज्यादा बात नहीं की है। वो कोई बेहद आकर्षक या महान विद्वान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी किसी पुरुष का आकर्षण नहीं देखा हो। क्या तुम्हें उससे प्यार करने की जरूरत है? कविता बंसल ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद तुम्हारे अंदर की आत्मपीड़क प्रवृत्ति जागृत हो गई है। जितना अधिक वह तुम्हें अनदेखा करेगा और ठुकराएगा, उतना ही तुम उसके प्रति आसक्त होती जाओगी। रश्मि सिंह ने उसे घूर कर देखा। कविता बंसल ने अचानक कहा, आपने कहा था कि वह गंजा साई सेंसेई समलैंगिक नहीं है, है ना? वो पहले से ही 30 साल का है और तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत जो लगातार उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही है, उसे जरा भी परवाह नहीं। तुमने ये भी कहा कि खाने पीने को लेकर उसकी बहुत सी जरूरतें हैं और उसकी एक अजीब आदत है, वो दूसरों के साथ खाना नहीं खाता और फिटनेस को लेकर उसे जुनून सवार है। वो अपनी बॉडी पर खास ध्यान देता है और उसे ज्यादा पसीना नहीं आता। जब भी मैं उसे देखती हूं, उसके बाल हमेशा एकदम चमकदार होते हैं। शायद वो सफाई का दीवाना है। अंदाजे मत लगाओ। रश्मि सिंह ने बेबसी से सिर हिलाया। कविता बंसल को अचानक दिलचस्पी हुई। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। चलिए लाओ शिया से उसकी जांच करवाते हैं और ये विश्लेषण करवाते हैं कि वह समलैंगिक है या नहीं। हेलो, क्या ये लाओ शिया है? मैं तुम्हारी बहन हूं। रश्मि सिंह के साथ ताश खेलने के लिए राजी होने के बाद जगत मेहरा अपने खरगोशों को देखने के लिए रसोई में चला गया। जाहिर है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि व्हाट्सएप पर रश्मि सिंह और यांग जेनेर पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रही थी कि वह समलैंगिक है या नहीं। चारों खरगोश अब भी कुछ खास नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हीं उत्परिवर्तित जीवों के अलावा अन्य जीवों में उसका खून सोखने की क्षमता नहीं थी। शायद खरगोश के शरीर में खून डालने के कुछ ही समय बाद वह उस भूरे रंग के पाउडर में बदल गया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि भले ही वो भूरे रंग के पाउडर में बदल जाए, फिर भी खरगोशों पर उसका कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता था। या शायद अगली बार उसे ये उन्हें खिला देना चाहिए। संक्षेप में, चारों खरगोश अभी भी खा पी सकते थे और मल त्याग कर सकते थे। एक दिन बाद पिंजरे फिर से मल से भर गए थे। जगत मेहरा ने खरगोशों के पिंजरों की सफाई की और उनमें कुछ खाना डाला। फिर उसने पिछले 25 घंटों में चारों खरगोशों की कैमरे की फुटेज देखी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसने वही दिनचर्या शुरू की जो वो खून पीने के बाद हर बार जागने पर करता था। अपने शरीर के विभिन्न डेटा की जांच करना। उसका वजन 96.1 किलोग्राम था और शरीर का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस था। उसकी लंबाई में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी जांघें और पिंडली थोड़ी मोटी हो गई थी। उसके घाव भरने का समय 9 मिनट से बढ़कर 8 मिनट 18 सेकंड हो गया था। संभवतः पहाड़ों में नंगे पैर चलने से लगे कई घावों और कल के उस प्रयोग के कारण ऐसा हुआ था, जिससे उसका शरीर बार बार घायल हुआ था और कठोर वातावरण में रहने का शिकार हुआ था। अपनी तस्वीर लेने और उसे रिकॉर्ड करने के बाद जगत मेहरा ने रशियन पुशअप और हैंडस्टैंड पुशअप किया।
उसकी हरकतें बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत स्थिर थी। उसने धीरे धीरे अपनी कोर मांसपेशियों की ताकत और समग्र समन्वय को महसूस किया और खून पीने के बाद अपने सुधार का अंदाजा लगाया। अपने वर्तमान वजन के साथ इन 2 गतिविधियों को कर पाना काफी मजबूत माना जा सकता है। फिर उन्होंने रात्रि दृष्टि सहित अपनी विभिन्न संवेदी क्षमताओं का एक सरल परीक्षण किया और उन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। जगत मेहरा कंप्यूटर के सामने बैठकर दस्तावेज रिकॉर्ड कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसे कल पुलिस से इनाम मिलने तक इंतजार करना चाहिए और फिर बेंच प्रेस और बारबेल खरीदनी चाहिए। उसके बाद कुछ असेंबल किया हुआ स्पोर्ट्स फ्लोर खरीदकर खाली कमरे में एक साधारण जिम बना लेना चाहिए। इस तरह वो घर पर ही ताकत का अभ्यास कर सकेगा। सिर्फ बारबेल और डंबल से ही वो कई तरह के प्रशिक्षण तरीके अपना सकता है। साथ ही खून पीने के बाद अपनी ताकत का परीक्षण करते समय उसे ज्यादा सटीक आंकड़े मिल सकेंगे। लेकिन उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे शहर में कितने समय तक रहेंगे। हो सकता है कि वे जल्द ही घर बेचकर अपने गृहनगर लौट जाएं। उस समय इन भारी फिटनेस उपकरणों को स्थानांतरित करना मुश्किल होगा और लागत वसूलने के लिए इन्हें बेचना भी मुश्किल होगा। फिर अगली सुबह तक जगत मेहरा न तो बाहर निकला और न ही उसने कोई और प्रशिक्षण किया। इसके बजाय उसने पाइथन का उपयोग करके विभिन्न शारीरिक आंकड़ों और उत्परिवर्तन के बाद से एकत्र किए गए परीक्षण आंकड़ों, साथ ही इस अवधि के दौरान किए गए प्रशिक्षण, उसके द्वारा पिए गए रक्त के प्रकार और मात्रा और अन्य आंकड़ों के आधार पर एक पिशाच उत्परिवर्तन मॉडल बनाया। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक रक्तपान अवधि प्रशिक्षण की तीव्रता, संख्या और समय तथा रक्तपान की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता प्रत्येक रक्तपान के बाद होने वाले उत्परिवर्तन की मात्रा से सीधे संबंधित थे। हालांकि प्रशिक्षण समय, संख्या और रक्त पीने की मात्रा के लिए एक सीमा निर्धारित थी। इस सीमा तक पहुंचने से पहले इन पहलुओं में सुधार करके उत्परिवर्तन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती थी। यदि ये सीमा पार हो जाती तो भले ही वह इन पहलुओं में सुधार कर लेता, उत्परिवर्तन की मात्रा बहुत सीमित होती। ठोस प्रभाव के लिए उसे प्रशिक्षण की तीव्रता और रक्तपान की गुणवत्ता दोनों में एक साथ सुधार करना आवश्यक था। यह ठीक उसी तरह था जैसे वो खून पीता था। भूख मिटने तक खून पीने के बाद अगर वह और खून पीता तो उत्परिवर्तन की मात्रा में वृद्धि बहुत कम होती। केवल तभी जब वह विशाल उल्लू जैसे अन्य उत्परिवर्तित जीवों का खून पीता तो उत्परिवर्तन के स्तर में अचानक वृद्धि होती। यदि विशाल उल्लू के डेटा को इस मॉडल में डाला जाए तो यह पाया जाएगा कि इस गणना के अनुसार कि वो हर बार सफल शिकार करने पर खून पीता है, उसके उत्परिवर्तन का स्तर उसकी वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक होना चाहिए और जगत मेहरा के स्तर से भी कहीं अधिक होना चाहिए। यह कहना उचित था कि यह जगत मेहरा को आसानी से कुचल देगा। वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल का उपयोग करके गणना करने पर इस विशाल उल्लू की उत्परिवर्तन दक्षता औसतन बहुत कम कही जा सकती है। विभिन्न कारकों के परिप्रेक्ष्य से प्रत्येक उत्परिवर्तन के बीच का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। हालांकि ये उल्लू चट्टानों पर अपने पंजे तेज करना और अपने पंजों की तीक्ष्णता और कठोरता को बेहतर बनाने के लिए उत्परिवर्तन का उपयोग करना जानता था, लेकिन उसे जगत मेहरा की तरह व्यापक प्रशिक्षण को लक्षित नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उल्लू द्वारा अत्यधिक शिकार करना और खून पीना भी इससे संबंधित होना चाहिए। हो सकता है कि इसने रक्त पीने की प्रत्येक अवधि के समय का पूरी तरह से उपयोग न किया हो। इसमें और जगत मेहरा में सबसे बड़ा अंतर यह था कि इसके अधिकांश कार्य अभी भी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थे, जबकि दूसरे में स्वतंत्र सोच, नियंत्रण और विकल्प की शक्ति थी। बेशक यह मॉडल अभी भी बहुत सटीक नहीं था। अब केवल 1.5 नमूने ही थे। जगत मेहरा उनमें से एक था और उल्लू को तो मुश्किल से आधा ही माना जा सकता था। आखिरकार इसका अधिकांश डेटा केवल जगत मेहरा द्वारा स्मृति छवियों और पहाड़ों की पिछली यात्रा से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुमान पर आधारित था।
यहां तक कि जगत मेहरा के अपने आंकड़े भी पूरी तरह सटीक नहीं थे। उदाहरण के लिए, प्रत्येक उत्परिवर्तन के बाद दृष्टि, गंध और श्रवण शक्ति में उल्लेखनीय सुधार और शरीर की चपलता, संतुलन और समन्वय में सुधार, इनमें से कई चीजों को आंकड़ों में सटीक रूप से व्यक्त करना मुश्किल था। और अब तक उत्परिवर्तनों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं हुई थी और समग्र डेटा अभी भी बहुत कम था। लेकिन उनका मानना था कि समय बीतने के साथ जैसे जैसे स्वयं के बारे में उनकी समझ गहरी होती जाएगी और अधिक डेटा तथा यहां तक कि अधिक अवलोकन योग्य नमूनों का संचय होगा, उनका मॉडल और अधिक परिष्कृत और अनुकूलित होता जाएगा। उस समय इस मॉडल के माध्यम से वो प्रशिक्षण और रक्तपान की व्यवस्था करने में अधिक लक्षित और कुशल हो सकता था। रक्तपान की प्रत्येक अवधि का पूरा उपयोग कर सकता था, प्रत्येक उत्परिवर्तन की डिग्री में सुधार कर सकता था और उत्परिवर्तन की दिशा को समझ सकता था। जगत मेहरा ने बाहर सूरज की एक झलक देखी और नीचे दाहिने कोने में समय पर नजर डाली। 9:45। शाखा खुली होनी चाहिए। जगत मेहरा ने कपड़े बदले और अपना बोनस लेने बाहर चला गया। जगत मेहरा किसी मामले को निपटाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं गए थे। वे लगभग 10:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। अधिकारी चमन वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में मदद के लिए एक नागरिक सहकर्मी को बुलाया। हस्ताक्षर प्रक्रिया वास्तव में बहुत तेज थी। कुल मिलाकर 3 मिनट से भी कम समय लगा और फिर पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम पर इसकी तुरंत पुष्टि हो गई, 20,000 रुपये, और ये टैक्स फ्री था। लेकिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले जगत मेहरा को पुलिस स्टेशन में 20 मिनट से अधिक इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसे बोरियत या असहनीयता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने उम्मीद की कि अधिकारी चमन का सहकर्मी अपना काम जारी रखेगा और उसे थोड़ा और इंतजार करने देगा, क्योंकि इन 20 मिनटों में जगत मेहरा ने अपनी सुनने और सूंघने की क्षमता का उपयोग करके उस इमारत का अन्वेषण किया जिसमें वह मौजूद था। पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से जगत मेहरा को पता चला कि कल रात नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया था और उनके शरीर से उसे एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अलग गंध आ रही थी। कुछ से एक विशेष प्रकार की जली हुई गंध आ रही थी, कुछ से पसीने और धातु की मिलीजुली गंध आ रही थी, जो कि नशा करने वालों की अनूठी गंध प्रतीत होती थी। उनमें से कुछ बीमार लग रहे थे और उनके शरीर से मानव हार्मोन की एक अनोखी गंध आ रही थी। उनमें से कुछ घायल थे और उनके शवों से खून की बदबू आ रही थी। उनमें से कुछ नशे के आदी प्रतीत हो रहे थे और उनके शरीर से दुर्गंध और भी तेज हो गई थी। वे रो रहे थे, नाक बह रही थी और बेतुकी बातें कर रहे थे। इन गंधों को इकट्ठा करके जगत मेहरा दूसरों के व्यवहार और पहचान को समझने के लिए गंध पर बेहतर ढंग से भरोसा कर सकता था। वह पुलिस की अनूठी गंध को भी पहचानना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह आसान नहीं था। वो केवल पुलिस की वर्दी को ही पहचान सका, जिसमें मिलती जुलती गंध थी। लेकिन अगर वे सादे कपड़ों में होते तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता। उसे पिस्तौल की एक अनोखी गंध महसूस हुई, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के पास बंदूक होने की संभावना नहीं थी। शमशेर अय्यर की तरह, जिससे वो कुछ दिन पहले सड़क पर मिला था। हालांकि वह आपराधिक पुलिस बल से था, लेकिन जब वह सादे कपड़ों में बाहर निकला तो उसने अपने साथ बंदूक नहीं रखी थी। जगत मेहरा ने सोचा कि शायद वह हथकड़ियों या दस्तावेजों पर मौजूद विशेष गंध से उन्हें अलग पहचान सकता है, लेकिन पहले उसे हथकड़ियों या दस्तावेजों को गंध के स्रोत के रूप में उपयोग करना होगा और उन्हें अपनी नाक के नीचे रखकर उस विशेष गंध को सावधानीपूर्वक एकत्र करना होगा जिसका उपयोग पहचान के लिए किया जा सके। उसने पुलिस की पूछताछ को सुनने की भी कोशिश की, लेकिन समस्या ये थी कि पूछताछ कक्ष में ध्वनि अवरोधन बेहतर था। ऐसा प्रतीत होता था कि दीवारें नरम सामग्री से बनी थी और ध्वनि को अच्छी तरह सोख लेती थी। जब तक वह पूछताछ कक्ष से बाहर नहीं जाता, तब तक अंदर की बातें सुनना मुश्किल था।
अगर जगत मेहरा शाखा कार्यालय में कुछ और घंटे रुक पाता तो उसे यकीनन और भी गंध और ध्वनि संबंधी जानकारी मिल जाती। शायद दूसरों का ध्यान न होने पर वो हथकड़ी या पहचान पत्र भी सूंघकर पता लगा लेता। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। वो सचमुच इतना अनावश्यक जोखिम नहीं उठाता। वैसे भी अगर कोई ये दृश्य देख लेता तो वे उसे जरूर विकृत मानसिकता वाला समझते। शाखा कार्यालय से बाहर निकलते हुए जगत मेहरा ने पीछे मुड़कर अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी नजर इमारत पर बने विशाल राष्ट्रीय प्रतीक और निष्पक्ष, ईमानदार और जनता के प्रति वफादार शब्दों पर पड़ी। उन्होंने छत पर छिपे सूरज को देखा, जिससे उनका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। सूरज इतना तेज था कि वे सीधे उसकी ओर नहीं देख पा रहे थे। उत्परिवर्तन के बाद उसने सहज रूप से सूर्य के प्रकाश को अस्वीकार कर दिया और सूर्योदय के बाद उसके शारीरिक कार्यों में काफी कमी आ गई। इससे पहले उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि क्या इसका संबंध सूर्योदय के बाद तापमान में वृद्धि से है। हालांकि समस्या ये थी कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वातानुकूलित कमरे में छिपने पर भी व्यक्ति को बेहतर महसूस तो हो रहा था, लेकिन शरीर की विभिन्न क्रियाविधियों में रुकावट अभी भी बनी हुई थी। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि शायद तापमान मुख्य कारण नहीं है। हालांकि अभी अभी शाखा कार्यालय में उसने कुछ पुलिस अधिकारियों को एक नशा करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हुए सुना, जिसे गिरफ्तार किए जाने के बाद जलने के कारण अस्पताल भेजा गया था। उसे अचानक याद आया कि उसके जलने और टूटी हड्डियों के ठीक होने की गति उसके घावों के ठीक होने की गति से कहीं अधिक धीमी थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो हड्डियों की चोटों का ठीक होने में मांस की चोटों की तुलना में अधिक समय लगना सामान्य बात थी। हालांकि यदि जलने और कटने के घावों का क्षेत्रफल समान हो तो ठीक होने की गति में इतना अंतर नहीं होना चाहिए था। जगत मेहरा के मन में अचानक एक विचार आया। शायद जलने के घाव कटने के घावों की तुलना में धीरे धीरे ठीक होते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि उच्च तापमान से प्रभावित क्षेत्रों का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, जिससे शरीर की ठीक होने की क्षमता कम हो जाती है। लगभग 20% तक रिकवरी की गति में कमी सूर्योदय के बाद होने वाली चोटों की रिकवरी की गति में कमी के लगभग बराबर थी। इस बात को साबित करना बहुत आसान था। उसे बस एक प्रयोग करना था। जलने के बाद वह जली हुई त्वचा और मांस को काटकर अलग कर देता और ठीक होने की गति देखता। हालांकि इस प्रयोग को करने के लिए सूर्यास्त तक इंतजार करना पड़ा। शाखा कार्यालय से निकलने के बाद जगत मेहरा तुरंत घर नहीं गया। उसने अपना फोन निकाला और खोजबीन की। उसे 3.7 किलोमीटर दूर एक कॉफी शॉप मिली और वो पैदल ही वहां चला गया। जगत मेहरा ने अमेरिकानो ऑर्डर करने के बाद पहली मंजिल के कोने में एक शांत सीट ढूंढी जहां से अच्छा नजारा दिखता था और वह बैठ गया। जाहिर है वो यहां कॉफी पीने नहीं आया था। हालांकि काली कॉफी को थूकने में लगभग आधा घंटा लगता था, लेकिन ये उसका पसंदीदा पेय नहीं था। खून के अलावा उसका सबसे पसंदीदा पेय पानी था। वह शाखा कार्यालय में अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इस कॉफी शॉप में आया था। वो लोगों को देखने, समझने और उनका विश्लेषण करने तथा उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी श्रवण, गंध और अन्य इंद्रियों का उपयोग करता था। यह भी एक प्रकार का लक्षित प्रशिक्षण था। इसमें सुनने और सूंघने की क्षमताओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यह उस व्यक्ति की तरह था जिसकी शारीरिक क्षमता उत्कृष्ट थी और वह पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी या मुक्केबाज बनना चाहता था। उसे भी बहुत प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। जगत मेहरा की दृष्टि, श्रवण और सूंघने की क्षमता अब आम लोगों से कहीं अधिक उन्नत थी। हालांकि अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उसे अभी भी हर प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। सड़कों पर, पहाड़ों में और अपनी बालकनी में उसने जो प्रशिक्षण लिया था वो इसका एक हिस्सा था। अब वह जो प्रशिक्षण लेने जा रहा था वह इसका दूसरा हिस्सा था। उन्होंने कॉफी शॉप को इसलिए चुना क्योंकि ये एक अर्धबंद जगह थी।
बाहर की आवाजों और गंधों से परेशान होना यहां आसान नहीं था। अंदर की गंध और आवाजें आसानी से फैलती नहीं थी और उन्हें महसूस करना आसान था। दूसरे, कॉफी शॉप में आने वाले लोग आमतौर पर एक निश्चित समय तक रुकते थे, जिससे उन्हें अवलोकन करने, समझने और विश्लेषण करने का समय मिल जाता था। अब सुबह के 11:33 बज रहे थे। कॉफी शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे। 3 वेटरों, 2 पुरुष और 1 महिला के अलावा पहली मंजिल पर केवल 3 लोग थे। तीनों महिलाएं थीं। आरंभ में प्रशिक्षण का लक्ष्य उनके व्यवसायों का निर्धारण करना था। आज सोमवार था। तीनों लोगों की मेजों पर बची हुई ड्रिंक्स की मात्रा और कपों में पिघलती बर्फ को देखकर लगता था कि वे कम से कम 20 मिनट से यहां थे। ये तीनों लोग शायद ऐसे काम करते थे जिनमें उन्हें ड्यूटी पर रहने की जरूरत नहीं थी, या फिर वे भी जगत मेहरा की तरह ही थे, जो अस्थायी रूप से बेरोजगार थे। 2 महिलाएं एक साथ बैठी थी। जाहिर है वे एक दूसरे को जानती थी। सोफे पर बैठी महिला को कोडनेम वुमन 1 दिया गया था। अलग सोफे पर बैठी महिला को कोडनेम वुमन 2 फीट दिया गया था। दूसरी महिला की पीठ जगत मेहरा की ओर थी। उसने अपना फोन क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था। फोन के कोने पर दिख रही तस्वीर के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि वह पबजी गेम खेल रही थी। सोफे पर बैठी पहली महिला लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। वह बीच बीच में सेल्फी लेने के लिए अपना फोन उठाती थी। ऐसा लग रहा था कि वो व्हाट्सएप पर कोई संदेश भेज रही है। थोड़ी देर बाद फोन से टिक टॉक वीडियो की आवाज आई। दोनों महिलाओं के इत्र की खुशबू बहुत तेज थी। हालांकि दूसरी महिला से शावर जेल की महक आ रही थी। पहली महिला के इत्र की महक के बाद भी उसके शरीर से पसीने की गंध आ रही थी। पसीने की खट्टी गंध से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कल रात सोने से पहले स्नान नहीं किया था। पहली महिला के चेहरे पर मेकअप बहुत गाढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की लालिमा साफ झलक रही थी। उसे अक्सर देर रात तक जागना चाहिए। उसने दूसरी महिला के पेट से बीच बीच में हल्की सी गुड़गुड़ाहट सुनी। जी हां, उसका पेट ठीक नहीं था। पहली महिला ने मुंह खोला और जम्हाई ली। उसने देखा कि पहली महिला के दांत पीले थे और उसके दाढ़ों के पीछे गंभीर कैविटी थी। जाहिर है वो मुंह की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कुछ सेकंड बाद उसने भौहें सिकोड़ी। जम्हाई लेते समय उसने उसके मुंह से सांस की गंध महसूस की। हां, वनीला लट्टे, क्रीम वाले मफिन और लगता है दही भी था। उसकी सांसों से अंदाजा लग रहा था कि उसका पेट भी ठीक नहीं था। दोनों महिलाओं का स्वास्थ्य खराब था, खासकर उनका पेट। वे अक्सर देर रात तक जागती रहती थी। उनका खानपान और आराम अनियमित था। हालांकि इन्हें नाइट क्लब नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां शराब या सिगरेट की कोई गंध नहीं थी। कुछ मिनट बाद दूसरी और पहली महिला की बातचीत से जगत मेहरा को पता चला कि वे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और कुछ होस्ट के नामों के बारे में बात कर रही थी। दूसरी महिला ने पहली महिला के अमीर प्रशंसकों द्वारा पिछली रात दिए गए उपहार के लिए ईर्ष्या व्यक्त की। इसके आधार पर पहली और दूसरी महिला किसी खास प्लेटफॉर्म की होस्ट थी। इसके अलावा पहली महिला दूसरी महिला से ज्यादा मशहूर थी। उसका प्रदर्शन बेहतर था। जगत मेहरा ने पहली और दूसरी महिला पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना ध्यान तीसरी महिला की ओर मोड़ दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने पहली और दूसरी महिला का बहुत अधिक अवलोकन कर लिया था। उनके द्वारा एकत्रित जानकारी में बहुत अधिक दोहराव था और दक्षता थोड़ी कम थी। तीसरी महिला चश्मा पहने, छोटे बालों वाली थी। उसका इत्र पहली और दूसरी महिला के इत्र से हल्का था, जिसमें चमेली और गुलाब की हल्की सी खुशबू थी। जगत मेहरा को लगा कि अगर वह इत्र से परिचित होता तो वह ब्रांड और मॉडल की पहचान कर सकता था और वहां से कीमत और लक्षित ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता का अनुमान लगा सकता था।
तीसरी महिला की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख सका। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी और स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने से, जो उसके सिर से ढका नहीं था, वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रही थी। जगत मेहरा की दृष्टि से वो उसके दस्तावेज के बाईं ओर कुछ पंक्तियां स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे मोटे तौर पर यह अंदाजा हो गया था कि वह एक उपन्यास लिख रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह एक फ्रीलांस लेखिका थी, एक पेशेवर लेखिका। जगत मेहरा को अचानक ये जानने की इच्छा हुई कि वह क्या लिख रही है और उसका उपनाम क्या है। वह इस बात को लेकर दुविधा में था कि क्या उसे अपनी जगह बदलकर उसके पीछे तिरछे बैठना चाहिए। दूर से स्क्रीन देखना उसके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तीसरी महिला पहले खड़ी हो गई। जगत मेहरा बेहद खुश था। वह सोच रहा था कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट की पूरी स्क्रीन देख सकता है। अपनी याददाश्त के दम पर वह कुछ ही सेकंड में पूरा पेज याद कर सकता है। लेकिन तीसरी महिला मुख्य अभिनेत्री के अपनी सीट से उठने से पहले ही उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अच्छी आदत है। वह बाथरूम नहीं गई, बल्कि बार काउंटर पर गई। उसने कुछ और व्यंजन, एक मफिन, अखरोट का फ्रूट सलाद ऑर्डर किया और क्यूआर कोड स्कैन किया। जगत मेहरा ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खाएगी। ओह हाँ, लगभग 12 बज गए हैं। बार काउंटर से लौटते समय जगत मेहरा ने तीसरी महिला का चेहरा साफ देखा। वो लगभग 30 या 30 वर्ष की आयु की होगी। उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी। उसने मेकअप नहीं किया था, सोने के फ्रेम का चश्मा पहना था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। यह स्पष्ट था कि उसे अच्छी नींद नहीं आई थी। तीसरी महिला के बैठने के बाद उसने कंप्यूटर खोला और विंडोज 10 के लॉगिन स्क्रीन पर चली गई। जगत मेहरा ने ध्यान से सुना। कीबोर्ड की लय पा 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 सबसे तेज अंतिम हिट स्पष्ट रूप से एंटर की थी। यह संभवतः पहले 5 अक्षर और अंतिम 4 अंक, या 5 अंक और 4 अक्षर थे। दुर्भाग्यवश उसके पीछे बैठे होने के कारण वह कीबोर्ड पर उसकी उंगलियों की हरकत नहीं देख पा रहा था। अगर वो उसके बगल में बैठता तो वो अंदाजा लगा पाता कि वो किन किन कुंजियों को दबा रही है। हालांकि जगत मेहरा ने बटनों पर उसकी टैपिंग की आवाज को अच्छी तरह से याद कर लिया था। हालांकि ये आवाजें पहली नजर में अलग नहीं लगती थी, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर था। विशेष रूप से उच्च कुशल कॉपीराइटरों के लिए उंगलियों की गति, कुंजियों की ताकत और कोण अपेक्षाकृत स्थिर थे। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक कुंजी को दबाने पर निकलने वाली ध्वनि को पहचाना जा सकता था। हालांकि जगत मेहरा को यह तो पता चल गया था कि कीस्ट्रोक्स अलग अलग थे, लेकिन वह उन्हें विशिष्ट कीस्ट्रोक से मिला नहीं सका। इसलिए उसने तीसरी छात्रा की टाइपिंग का अवलोकन करना शुरू किया। हालांकि वह स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में केवल कुछ ही पंक्तियां देख पा रहा था, लेकिन उसके लिए टाइपिंग की आवाजों को उसके द्वारा टाइप किए गए अक्षरों से मिलाना पर्याप्त था, जो कि पिनियन इनपुट विधि की लय के अनुसार था। जगत मेहरा पूरी तरह से एकाग्रचित्त था और उसे केवल कीबोर्ड की कुरकुरी टैपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वह केवल तीसरी महिला मुख्य किरदार के बालों और स्क्रीन के कोने के बीच बदलते शब्दों को ही देख पा रहा था। W की ध्वनि पर लगता है, O की ध्वनि पर लगता है, 7 की ध्वनि पर लगता है, H की ध्वनि पर लगता है, U की ध्वनि पर लगता है, S की ध्वनि पर लगता है। 10 मिनट बाद जब तीसरी महिला मुख्य किरदार को मफिन परोसा गया, तो जगत मेहरा ने आखिरकार उन 9 कीस्ट्रोक्स का मिलान कर लिया जो उसने तब सुनी थी जब तीसरी महिला मुख्य किरदार ने विशिष्ट अक्षरों के साथ लॉगिन पासवर्ड टाइप किया था। सनी 8706। यह तीसरी महिला मुख्य किरदार का लैपटॉप लॉगिन पासवर्ड था। जगत मेहरा ने अपना फोन दोबारा उठाया और दस्तावेज के ऊपरी बाएं कोने में दिखाई देने वाले 4 नामों के अनुसार खोजबीन की। उसने पाया कि ये नाम एक प्रेम उपन्यास के पात्रों के थे,
जिसका धारावाहिक प्रकाशन अभी भी जारी था। इसलिए जगत मेहरा को तीसरी महिला मुख्य अभिनेत्री का छद्म नाम पता था। उसने छद्म नाम के आधार पर दोबारा खोज की और तीसरी महिला मुख्य अभिनेत्री का इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ लिया। इस बिंदु पर जगत मेहरा को लगा कि बस बहुत हो गया। वह इंस्टाग्राम बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर मुख्य अभिनेत्री के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कार्यालय संपर्क ईमेल पर पड़ी। इससे उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने उस ईमेल पर लॉगिन करने की कोशिश की। उसने वही Win10 लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल किया जो उसने अभी अभी सुना था। वो वास्तव में लॉगिन करने में सफल हो गया। जगत मेहरा ने ईमेल की सामग्री नहीं देखी। उसने सीधे ईमेल बंद कर दिया। हालांकि जगत मेहरा पूरी तरह से एकाग्रचित्त था और ये काफी थका देने वाला था। फिर भी वह कीबोर्ड पर टाइप किए गए बटनों के माध्यम से किसी का पासवर्ड पता लगाने को लेकर काफी उत्साहित था। दुर्भाग्यवश यह विधि केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त थी। यदि कंप्यूटर के सामने कोई और व्यक्ति बैठा होता तो उसे कीस्ट्रोक्स की सामग्री का पता लगाने के लिए सभी कीस्ट्रोक्स को फिर से एकत्र करना पड़ता। जगत मेहरा का अभ्यास अपने चरम पर था। स्वाभाविक रूप से यही समाप्त नहीं होने वाला था। वो लगातार अपना निशाना बदलता रहा। जब वह तीसरी महिला मुख्य किरदार को देख रहा था तभी कुछ और ग्राहक कैफे में आ गए। 2 लड़के जो देखने में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों जैसे लग रहे थे, जिन्हें बच्चा 1 और बच्चा 2 फीट नाम दिया गया था। एक मोटा और दूसरा दुबला। उनकी टी-शर्ट पैंट में टक थी। बार में ऑर्डर देने के बाद उन्होंने बैठने के लिए जगह ढूंढी और अपने स्कूल बैग से कुछ किताबें निकालकर मेज पर रख दी। किताबों के कवर पर उनकी कक्षाएं और नाम लिखे हुए थे। जगत मेहरा की तेज नजर की वजह से वह इस कोण से उन्हें आसानी से देख सकता था। ठीक है, मुश्किल नहीं है। जगत मेहरा ने गर्मियों की छुट्टियों के होमवर्क की किताबों में से एक पर नजर डाली। जी हां, तीसरी कक्षा का प्राथमिक विद्यालय। वहां कुछ अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकें भी थी। अभी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो उन्हें ट्यूशन पढ़ाना चाहिए था। सुबह ट्यूशन के बाद वे लंच करने और साथ ही अपना होमवर्क करने के लिए कैफे आए। फिर जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तभी बच्चे 1 और बच्चे 2 ने एक साथ अपने फोन निकाले और एक दूसरे को फोन किया। फिर तीमी की आवाज सुनाई दी। जगत मेहरा की नजर सामने टेबल पर बिजनेस सूट पहने एक महिला पर पड़ी। उसका कोडनेम फीमेल 4 फीट था। महिला 4 के सिर पर जूड़ा था। उसने काली पतलून, हल्के नीले रंग की आधी बाजू की कमीज और कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसके शरीर से स्याही की हल्की सी गंध भी आ रही थी। वह संभवतः बैंक कर्मचारी थी। हालांकि उसने अपना बैज उतार दिया था, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि वो किस बैंक में काम करती है। उसने वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए उसे काम के बाद आ जाना चाहिए था। बैंक के बंद होने के समय के अनुसार उसे लगभग 10 मिनट पैदल चलकर आ जाना चाहिए था। जगत मेहरा ने अपना फोन निकाला और मैप ऐप देखा। आसपास 4 बैंक थे जहां से इस कैफे तक 10 मिनट में पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था। ये बैंक थे केहांग, ICBC, कंस्ट्रक्शन बैंक और बैंक ऑफ चाइना। चौथी महिला मुख्य किरदार जिस दिशा में आगे बढ़ी है उसे देखते हुए ये बैंक ऑफ चाइना और कंस्ट्रक्शन बैंक होना चाहिए। इसलिए जगत मेहरा ने बैंक ऑफ चाइना और कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना की ग्रीष्मकालीन वर्दी की खोज की और पुष्टि की कि चौथी महिला मुख्य कलाकार बैंक ऑफ चाइना की कर्मचारी थी। हालांकि बैंक ऑफ चाइना की युवती अस्वस्थ लग रही थी। वह एक हाथ से अपना फोन देख रही थी और किसी से बात करती हुई प्रतीत हो रही थी। दूसरे हाथ से उसने अपना पेट ढका हुआ था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। जगत मेहरा उसकी आवाज और गंध से यह पता लगाना चाहता था कि क्या उसे पेट की समस्या है या कोई और बीमारी है। अचानक उसे खून की बहुत हल्की सी गंध आई। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने थोड़ा असहज होकर अपना लक्ष्य बदल दिया।
जब जगत मेहरा ने कैफे में आए नए ग्राहक पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 3 टेबल दूर उसकी ओर मुंह करके पोनीटेल वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे तिरछी नजरों से घूर रही थी। पोनीटेल वाली लड़की, जिसका कोडनेम फीमेल 5 है। दोनों ने 2-3 सेकंड तक एक दूसरे को देखा। फिर महिला 5 ने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेज पर रखी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो जब उसने अपना सिर उठाकर जगत मेहरा की ओर देखा तो वो विचारों में खोई हुई थी। ये लड़की स्वाभाविक रूप से जगत मेहरा की निगरानी का अगला निशाना बन गई। जब जगत मेहरा का ध्यान महिला 4 पर था तभी महिला 5 कैफे में दाखिल हुई। उसने अभी अभी ऑर्डर दिया था और अपनी टेबल नंबर के साथ बैठ गई थी। हालांकि जगत मेहरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कब से उसे घूर रही थी और क्यों। यह निश्चित रूप से उसकी खूबसूरती की वजह से तो नहीं था। क्या यह उसके गंजे सिर की वजह से हो सकता है, या फिर क्या उसने इंटरनेट पर उसका वीरतापूर्ण अभिनय करते हुए वीडियो देखा और उसे पहचान लिया? जगत मेहरा ने धीरे से सांस छोड़ी। वह प्रतीक्षा करते हुए महिला 5 के लक्षणों का अवलोकन कर रहा था। उसकी सुगंध के गुजरने का इंतजार कर रहा था। 5वीं महिला की आंखें अर्धचंद्राकार थी। उसकी आंखें छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताओं के साथ मिलकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उससे एक अनोखी अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था मानो हम कंक्रीट के जंगल से गुजर रहे हों और अचानक पक्षियों और कीड़ों से भरा बांस का जंगल दिखाई दे। 5वीं महिला ने मेकअप नहीं किया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी थे। हालांकि उसका रंगरूप पहली, दूसरी और तीसरी महिला से कहीं बेहतर था। उसके नाखून करीने से कटे हुए थे। उसने नेल पॉलिश या मैनिक्योर नहीं करवाया था। उसकी दाहिनी बीच वाली उंगली के बाईं ओर स्पष्ट रूप से कठोर त्वचा के निशान थे। जाहिर है वो अक्सर कलम से लिखती थी। उसके शरीर पर इत्र की कोई खुशबू नहीं थी। शैम्पू की हल्की सी महक थी। शायद उसने सुबह ही बाल धोए थे। साथ ही अल्कोहल और कीटाणुनाशक की भी तेज गंध आ रही थी। क्या वह डॉक्टर थी? जगत मेहरा की नजर एक बार फिर मेज पर रखी किताबों पर पड़ी। मेज पर 1 से अधिक किताबें थी और सबसे मोटी किताब एक बड़ी ईंट जैसी लग रही थी। इसका इस्तेमाल चाकू को रोकने के लिए आसानी से किया जा सकता था। जगत मेहरा के कोण से वह पुस्तक के आवरण का केवल एक हिस्सा ही देख पा रहा था। पहला शब्द शेन या शेन प्रतीत होता है। दूसरी पंक्ति के अंतिम 2 शब्द मनोचिकित्सा थे। जगत मेहरा ने अपना फोन उठाया और खोजबीन की। उसे एक ऐसी किताब मिली जो विवरण से मेल खाती थी। वो किताब थी शेन यू एस्टेट साइकियाट्री। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक मनोचिकित्सक थी। जगत मेहरा ने अपने फोन से आसपास के अस्पतालों की खोज की। उसने उनकी वेबसाइट पर मनोचिकित्सा विभाग ढूंढा। अब वह शहर के इस श्रेणी के तृतीयक अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता था। वह डॉक्टर का परिचय और फोटो देख सकता था। हालांकि आसपास के सभी मनोरोग अस्पतालों में तलाशी लेने के बाद भी उन्हें 5वीं महिला की तस्वीर नहीं मिली। या शायद वह इन तीनों अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थी, या शायद वह किसी और भी दूर के अस्पताल से आई हो, या शायद वह मनोचिकित्सक नहीं थी। सचमुच वह थोड़ी कम उम्र की लग रही थी। वह 23 या 26 साल की लग रही थी। वह दरअसल मेडिकल की छात्रा थी। क्या वह किसी अस्पताल में पढ़ाई कर रही थी? क्या आसपास कोई मेडिकल विश्वविद्यालय था? जगत मेहरा ने अपना फोन हाथ में लिया और कुछ देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसके विचारों की कड़ी अटक गई है। इसलिए उसने अपना ध्यान वापस 5वीं महिला की ओर मोड़ा। लेकिन जब उनकी नजरें दोबारा मिली तो 5वीं महिला ने अपना सिर उठाकर उसे फिर से देखा। दोनों 2 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। इस बार जगत मेहरा की बारी थी, जिसने मानो कुछ हुआ ही न हो
नजरें फेर ली। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो अपना फोन देख रहा हो। जब उसने दोबारा अपना सिर उठाया तो वो फिर से अपनी किताब पढ़ रही थी। जगत मेहरा की नजरें पांचवी महिला के शरीर पर फिर से घूमी। उसके कपड़े बहुत साधारण लग रहे थे, बस एक सादी, हल्के भूरे रंग की ढीली ढाली टी शर्ट और घुटनों पर छेद वाली जीन्स। जगत मेहरा अपनी आंखों से कीमत या ब्रांड का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन सहज रूप से कह सकता था कि ये महंगी नहीं होगी। उसकी बाईं कलाई पर जी-शॉक सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जैसी दिखने वाली एक घड़ी थी। ये काले रंग की थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस पर जंच रही थी। टेबल पर एक फोन रखा था। ये एक काला आईफोन था। जब पांचवी महिला ने फोन को टेबल पर रखा तो जगत मेहरा ने देखा कि इसके पीछे एक ही कैमरा था। ये एकसार मॉडल होना चाहिए। फोन पर कोई कवर नहीं था और न ही लड़कियों के फोन की तरह कोई सजावट या स्टिकर लगे थे। ये काला था और इसके किनारे थोड़े खुरदुरे और टेढ़े मेढ़े थे। ऐसा लगता था जैसे ये कई बार गिरा हो। इसे किसी भी तरह से देखने पर यह किसी अधीर लड़के के फोन जैसा ही लगता था। उसके बैठने के बाद से 15 मिनट बीत चुके थे। उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी किताब पर था। बीच बीच में वो कलम उठाती और अपनी नोटबुक में कुछ लिखती रहती। उसने एक बार भी अपना फोन नहीं देखा। ये तो किसी मेधावी छात्र की शैली थी। जगत मेहरा ने कुछ उठाने का नाटक किया और झुककर एक नजर डाली। पांचवी महिला ने उसके बगल वाली कुर्सी पर जो बैग रखा था वह नाइकी लोगो वाला हैंडबैग था। यह कोई बिक्री के लिए रखा हुआ हैंडबैग नहीं था। यह वही हैंडबैग था जिससे उसने अभी अभी अपनी किताब निकाली थी। जगत मेहरा ने उसके जूते भी देखे। वे बास्केटबॉल के जूते थे। जूते एकदम नए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ ही समय पहले खरीदा गया हो। हालांकि जगत मेहरा को स्नीकर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह बास्केटबॉल भी बहुत कम देखता था, फिर भी उसने पांचवी महिला खिलाड़ी के जूतों की जीभ पर बने लोगों को पहचान लिया। ये एनबीए स्टार लेब्रॉन जेम्स का लोगो था। क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी रूममेट प्रदीप भाटी लेब्रॉन जेम्स का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए जगत मेहरा ने हॉस्टल में ये लोगो कई बार देखा था। ऑस्टन, उसके पास लेब्रॉन जेम्स के ऑटोग्राफ वाले जूतों की एक जोड़ी और टी शर्ट, जर्सी और टोपी जैसी कई संबंधित चीजें होती थी। उसने अपना फोन चालू किया और सर्च किया। उसे पता चला कि पांचवी महिला खिलाड़ी ने लेब्रॉन 17 के जूते पहने हुए थे, जो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए थे। वो अभी भी वही जूते पहने हुए थी। उसने शायद प्रेडर में हिस्सा लिया होगा या नाइकी के आंतरिक चैनलों के माध्यम से जूते प्राप्त किए होंगे। ऐसा लग रहा था कि पांचवी महिला खिलाड़ी बास्केटबॉल की प्रशंसक थी और वो प्रदीप भाटी की तरह लेब्रॉन जेम्स की प्रशंसक थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जानना व्यर्थ था। वो खरीदार का पता लगाने के लिए नाइकी की बिक्री संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। ये बहुत मुश्किल था। हालांकि हर फैन क्लब में खूबसूरत महिलाएं सबका ध्यान खींच रही थी। अगर पांचवी महिला भी किसी फैन क्लब में शामिल हो जाए तो शायद उसे ऑनलाइन तस्वीरें मिल जाए। वो प्रदीप भाटी से भी पूछ सकता था। हालांकि इसमें बहुत समय और ऊर्जा खर्च होनी तय थी। यह उसके प्रशिक्षण लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था। वह किसी भी उद्देश्य से पांचवी महिला की असली पहचान जानना नहीं चाहता था। वह केवल अपनी दृष्टि, श्रवण, गंध और अन्य इंद्रिय क्षमताओं का उपयोग करके पहचान और व्यवहार का शीघ्रता से पता लगाने का अभ्यास कर रहा था। यदि उसे सीधे बात करने या दूसरों से पूछने और बाद में जांच करने की आवश्यकता होती तो ये उसके प्रशिक्षण के दायरे से बाहर था। जगत मेहरा पांचवी महिला के हाथ में कांपते हुए कलम को घूर रहा था। अपनी तेज नजर से उसने कलम की हरकत को बारीकी से पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ भी कलम पकड़ने की मुद्रा में था। उसने उसे अपनी जांघ पर घुमाया और पांचवी महिला की लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह असंभव था।
पांचवी महिला की लेखन गति बहुत तेज थी। उसके लिखे शब्दों में लगातार कई स्ट्रोक रहे होंगे। यह मानक लिखावट नहीं थी, बल्कि एक एक स्ट्रोक से लिखी गई थी। इसके अलावा कलम की गति सीमित थी। उसका देखने का कोण भी ठीक नहीं था। अगर वह इसे कॉपी करना चाहे तो कम समय में नहीं कर पाएगी। जब तक पांचवी महिला ने टूना सैंडविच और कॉफी खत्म नहीं कर ली, अपना सामान पैक नहीं कर लिया और जाने के लिए तैयार नहीं हो गई, तब तक जगत मेहरा उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न जानकारियों से उसकी सटीक पहचान और व्यवसाय का अनुमान नहीं लगा सका। पांचवी महिला को दरवाजा धकेल कर जाते हुए देखकर जगत मेहरा का भी अवचेतन रूप से मन हुआ कि वो उठकर उसके पीछे चला जाए। उन्हें पता था कि उन्हें किसी प्रकार का जुनूनी बाध्यकारी विकार है। जब भी उन्हें किसी चीज या कठिनाई का सामना करना पड़ता था, तो अगर वे उसे समझ नहीं पाते थे तो उन्हें असहज महसूस होता था। सौभाग्य से वो लाइलाज बीमारी से ग्रसित नहीं थे। वह अब भी समझदारी से काम ले सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उसका पीछा नहीं किया। पांचवी महिला मुख्य किरदार की पहचान का पता लगाने से उसकी क्षमता में कोई सुधार नहीं होगा। ये उसके लिए निरर्थक भी था। इसके अलावा इससे अनावश्यक परेशानी और ध्यान आकर्षित हो सकता था। तो अंत में पांचवी महिला खिलाड़ी के बारे में जगत मेहरा का निर्णय केवल यही था। वो एक खूबसूरत और होशियार छात्रा है। वो व्यावहारिक और सरल शैली में कपड़े पहनती है। वो ब्रांड और दिखावे के पीछे नहीं भागती, लेकिन उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बुरा नहीं लगता। उसके डॉक्टर या मेडिकल छात्रा होने का संदेह है। वो मनोचिकित्सा की पढ़ाई कर रही है। वो इंटर्नशिप भी कर सकती है। वो बास्केटबॉल की शौकीन है और लेब्रोन जेम्स की प्रशंसक है। जगत मेहरा दोपहर 4 बजे तक कॉफी शॉप में रुके रहे और फिर वहां से चले गए। उन्होंने पहली महिला से लेकर 23वीं महिला तक, पहले बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक और पहले पुरुष से लेकर 9वें पुरुष तक कुल 39 लोगों का अवलोकन किया। इन 39 लोगों में से उन्होंने उनके पूरे शरीर के अवलोकन, उनकी गंधों के संग्रह, व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच बातचीत और मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की आवाज के आधार पर 31 लोगों की पहचान और पेशे का पता लगाया। यहां तक कि उन्हें 14 लोगों के नाम भी सीधे तौर पर पता थे। दरअसल ये मुश्किल नहीं था। एक ही पेशे के लोगों ने उनके नाम पुकारे या उन्होंने पुकारते समय उनके नाम बताए। जिन 8 लोगों के पेशे का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका, उनमें से जगत मेहरा 5वीं महिला के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। वो उसके पेशे और अन्य पहचान संबंधी जानकारी का अनुमान न लगा पाने से बेहद परेशान था। खैर, ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह सबसे सुंदर थी। निश्चित रूप से नहीं। आज जगत मेहरा ने लगभग 5 घंटे 39 लक्षित व्यक्तियों पर निगरानी करने में बिताए। हालांकि कॉफी शॉप में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर उसकी निगरानी नहीं की गई। इसका कारण यह था कि कभी-कभी उसके निगरानी करने से पहले ही ग्राहक जा चुके होते थे। इस अवलोकन के परिणाम वास्तव में संतोषजनक नहीं थे। इसमें अनावश्यक रूप से बहुत अधिक जानकारी थी और दक्षता बहुत कम थी। हालांकि उनका मानना था कि लंबे समय तक प्रशिक्षण, विश्लेषण और सुधार के बाद, रक्त पीने के बाद हुए उत्परिवर्तन की मदद से वो जल्द ही बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाएगा। जब समय आएगा तो वह दर्जनों लोगों से भरी किसी जगह में जाकर कुछ ही मिनटों या यहां तक कि कुछ ही सेकंडों में आसपास के वातावरण का अवलोकन कर सकेगा। वो हर किसी के बारे में प्रारंभिक राय बना सकेगा। वह दर्जनों या सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी बहुत कम समय में किसी विशिष्ट पेशे वाले व्यक्ति या अपने लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति को ढूंढ सकता था। उस समय उसके लिए अपनी संवेदी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने का समय होगा। कॉफी शॉप से निकलने के बाद जगत मेहरा घर जाने के लिए टैक्सी लेने से पहले कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया। पुलिस से मिलने वाला 20,000 रुपये का इनाम उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। हालांकि ये रकम बहुत ज्यादा नहीं थी,
लेकिन उनके लिए, जिनकी पूरे महीने कोई आमदनी नहीं थी और जिन्हें घर का लोन भी चुकाना था, ये एक समय पर मिली मदद ही थी। एक पल के लिए तो उसने ये भी सोचा कि क्या वह भगोड़ों को पकड़ने और इनाम वसूलने में माहिर एक पेशेवर इनाम शिकारी बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि विदेशों में ऐसे पेशे मौजूद हैं। हालांकि ये महज एक विचार था। वो अच्छी तरह जानता था कि देश में इस तरह के पेशे के टिके रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि अब उसकी इंद्रियां आम लोगों से कहीं अधिक उन्नत थी और वह गंध का पता लगाने में शिकारी कुत्तों और पुलिस कुत्तों से भी बेहतर था। लेकिन अपराधियों को पकड़ने के मामले में पुलिस और पुलिस की सहायता करने वाली पूरी सामाजिक व्यवस्था ही असली जाल थी। अब जब हर जगह हाई डेफिनेशन कैमरे लगे थे, चेहरे की पहचान का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था और संचार, परिवहन और आवास के क्षेत्रों में वास्तविक नाम प्रणाली पूरी तरह से लागू हो चुकी थी। पहले जगत मेहरा को रास्ते में गोल्डी से मिलने और उसकी गंध का उपयोग करके उसे पहचानने और उसका पीछा करने में सफलता मिली थी। वास्तव में यह भाग्य से अधिक कुछ नहीं था। अधिकारी चमन से हुई बातचीत के अनुसार भले ही गोरे बालों वाले संदिग्ध को जगत मेहरा ने सड़क पर न पकड़ा होता और भले ही उस लड़के ने अपना रूप बदलकर नकली पहचान पत्र बनवा लिया होता, फिर भी उसका पकड़ा जाना तय था। जगत मेहरा ने बस समय को आगे बढ़ा दिया था। बेशक अगर उसे सचमुच इनाम शिकारी बनने का मौका मिल भी जाता तो जगत मेहरा सिर्फ इसके बारे में सोचता और कल्पना करता रहता। वो असल में ऐसा कभी नहीं करता। एक दो बार ऐसा करना ठीक था, लेकिन अगर वह बार बार ऐसा करता तो उसकी असामान्य स्थिति आसानी से उजागर हो जाती। जब वह घर पहुंचा तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। जगत मेहरा ने पहले एक प्रयोग किया। अपनी बाईं तर्जनी और मध्यमा उंगली की त्वचा को बुरी तरह जलाने के बाद उसने चाकू से अपनी तर्जनी उंगली की जली हुई त्वचा को काट दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था, फिर भी ये प्रक्रिया काफी कष्टदायक थी। दर्द लगातार उनकी नसों को उत्तेजित कर रहा था, जिससे उनके माथे की नसें खुल रही थी। हालांकि उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि पहली बार जलने की तुलना में इस बार दर्द थोड़ा कम था। गिनती करने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी तर्जनी और मध्यमा उंगली की त्वचा और मांस को ठीक होने में क्रमशः 8 मिनट 58 सेकंड और 10 मिनट 04 सेकंड का समय लगा। निश्चित रूप से जले हुए हिस्से को हटाने के बाद रिकवरी की गति में काफी वृद्धि हुई। हालांकि ये अभी भी 8 मिनट और 18 सेकंड की मूल गति तक वापस नहीं पहुंची थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः इसका कारण यह था कि जलन को केवल उंगली की सतह पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। यह मांसपेशियों में गहराई तक फैल गई थी और मूलतः पूरी उंगली के जोड़ को प्रभावित कर रही थी। जब तक उंगली का पूरा जोड़ काट न दिया जाए, तब तक जलन के प्रभावों को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल होगा। हालांकि जगत मेहरा को यकीन नहीं था कि अगर वह पूरी उंगली का जोड़ काट दे तो क्या वो उसे वापस उगा पाएगा। इसलिए वो जल्दबाजी में इसका परीक्षण नहीं करना चाहता था। वैसे भी वर्तमान प्रयोग में इतने सटीक आंकड़ों की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उन्हें यह पता था कि जले हुए हिस्से को हटाने से ठीक होने की गति बढ़ सकती है, तब तक इतना ही काफी था। जली हुई मध्य उंगली को ठीक होने में लगा समय लगभग उतना ही था जितना सूर्योदय के बाद ठीक होने में लगता है। यह सूर्यास्त के बाद सामान्य रूप से ठीक होने में लगने वाले समय से लगभग 20% अधिक था। इसके अलावा जलने के घावों से ठीक होने की गति शारीरिक चोटों से ठीक होने की गति से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई थी। आखिरकार उत्परिवर्तन के बाद से उसने केवल एक ही जलने का प्रयोग किया था। चाकू के घावों के विपरीत उसने बार बार और बड़े पैमाने पर लक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विशाल उल्लू के साथ उसकी 2 बार हाथापाई भी हुई थी। अतः इसका अर्थ यह था कि जलने के घावों के ठीक होने की दर चाकू के घावों की तुलना में धीमी थी। संभवतः जलने के घावों का ठीक होने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जलने के घावों के ठीक होने का समय और सूर्योदय का समय लगभग एक जैसा था। क्या ये महज एक संयोग था, या फिर वास्तव में उन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध था? जगत मेहरा ने फिलहाल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया ताकि वह जलने के प्रभावों के परिप्रेक्ष्य से इनका अध्ययन कर सके और सूर्योदय के बाद अपने शरीर की क्रियाओं के दमन का कारण ढूंढ सके। और अगली बार जब उसका सामना उसी जैसे किसी विकृत प्राणी से होगा, तो उसे मारने का एक प्रभावी तरीका भी पता होगा, जला देना। इसके बाद जगत मेहरा ने आज कॉफी शॉप में प्रशिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना शुरू किया। उन्होंने 39 लक्षित प्रतिभागियों की अवलोकन, प्रक्रिया और परिणामों को रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें डिजिटाइज किया। उदाहरण के लिए, संवेदी जानकारी को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था: दृश्य जानकारी, श्रवण जानकारी और गंध संबंधी जानकारी। हर बार जब उसे कोई जानकारी प्राप्त होती थी, तो वह संबंधित जानकारी के प्रकार में +1 जोड़ देता था। और प्राप्त जानकारी के माध्यम से यदि वह सीधे तौर पर एक प्रभावी निर्णय परिणाम प्राप्त कर सकता था, तो वह निर्णय परिणाम में +1 जोड़ देगा। इस प्रशिक्षण परियोजना के लिए केवल लक्षित व्यक्ति के व्यवसाय और वास्तविक पहचान संबंधी जानकारी को ही प्रभावी परिणाम माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब उसने तीसरी महिला को देखा, तो वह आगे बढ़ गया। इत्र की गंध, घ्राण संबंधी जानकारी +1। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में टाइप किए गए शब्द, दृश्य जानकारी +1। मफिन और फ्रूट सलाद खरीदने के लिए बार में गया, श्रव्य जानकारी +1। रूप रंग और मेकअप देखा, दृश्य जानकारी +1। कीबोर्ड टैपिंग ध्वनि, श्रव्य जानकारी +1। निर्णय, तीसरी महिला एक लेखिका है, प्रभावी परिणाम +1। जहां तक तीसरी महिला के लॉगिन पासवर्ड, पुस्तक के शीर्षक, उपनाम, इंस्टाग्राम और यहां तक कि ईमेल पासवर्ड की बात है, उनसे कोई प्रभावी परिणाम नहीं मिले। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में टाइप किए गए शब्दों की दृश्य जानकारी को छोड़कर अन्य 4 संवेदी जानकारी अनावश्यक जानकारी थी। उसकी सबसे कारगर अवलोकन विधि तीसरी महिला की स्क्रीन पर सीधे फोकस करना होनी चाहिए। उसके द्वारा टाइप किए गए शब्दों से यह निर्धारित करने के बाद कि वह एक लेखिका है, उसे तुरंत अपना लक्ष्य बदल देना चाहिए।